अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमले को तकरीबन 1 माह होने वाला है। इस वक्त रशियन अफवाज जो हैं तो वो कीव जो उनका यूक्रेन का कैपिटल है उसके सराउंडिंग के अंदर हैं और किसी की भी वक्त वहाँ की शायद कैपिटल पे हमला भी एक फ़ाइनल हो सकता है और वहाँ की जो ज़ेलेंस्की की हुकूमत है वो गिराई भी जा सकती है। अब ये जो रशिया का एक जो अटैक है, मेरा तो ख्याल में हर जगह किसी भी जगह जंग हो उसको जितने भी सख्त अल्फाज में कंडम किया जाए कम है, क्योंकि जंग किसी भी एक मसले का भी हल नहीं है और इसमें बहुत सारे लोगों को एक जो है तो डिस्प्लेस भी हो जाते हैं और अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। आज के व्लॉग में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से एक रशिया की एक इन्वेजन हुई है यूक्रेन के ऊपर और एक जो डायनामिक्स एक यूरोप के अंदर चेंज होंगे इस हमले के बाद के, उन सब को समझने की भी कोशिश करेंगे। रशिया और यूक्रेन तनाज़े की कहानी, क्रिटिक्स कॉर्नर की ज़ुबानी। रूस की जो हमला है यूक्रेन के ऊपर, उसके बहुत सारे एक पर्सपेक्टिव से उसको देखा भी जा सकता है, डिस्कस किया भी जा रहा है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो ये भी है कि एक जो प्यूटिन है जो रशियन, तो उसके जो माइंडसेट है वो बिल्कुल एक डिक्टेटर किस्म का माइंडसेट है। उसको एक होम ऑडियंस को उसने एक रशियन ग्लोरी के पीछे लगाया हुआ है टिपिकल डिक्टेटर्स की तरह, और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक चले रीज़न हो सकती है कि वो यूक्रेन पे हमला कर रहा है। या फिर ये भी है कि प्यूटिन का हमेशा से ये माइंडसेट रहा है कि ये जो ग्रेट रशियन था या यूएसएसआर के टाइम के जितने भी कंट्रीज़ थे उन पे आज भी वो अपना उसी तरह हक समझते हैं और ये समझते हैं कि वो ग्लोरी कभी भी वापस आएगी। ये तो सारी ऐसी बातें हैं जो एक इसकी बेस हैं भी, लेकिन जो एक मेजर रीज़न बनी जिसके ऊपर एक रेड लाइन क्रॉस हुई है और एक जो अटैक जो फाइनल फुल फ्लैग लॉन्च हुआ है वो आई थिंक बनी है जो ज़ेलेंस्की की हुकूमत के आने के बाद, जिसको बड़ा क्लोज तस्वर किया जाता था ईयू की तरफ, कनाडा, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन की तरफ, वो एक जो वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ थी, उनकी एक सबसे बड़ी ये ख्वाहिश थी कि उन्हें नेटो का हिस्सा बनाया जाए। अब जो रशिया था वो हमेशा से एक इस तरह का नेबरहुड चाहता था जिसके अंदर यूक्रेन को वो एक बफर जोन करता था। नेटो को और रशिया की जो बॉर्डर्स के दरमियान वो हमेशा यूक्रेन को एक बफर जोन के ऊपर ही देखता था और ऐसे ही वो चाहता था। जब सिचुएशन एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर आई, जब उन्हें ये लगा कि अब जो है तो यूक्रेन बीइंग अ सॉवरेन नेशन, लेकिन ये है कि वो अगर नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस बात ने सबसे ज़्यादा ट्रबल किया प्यूटिन को और उसने ये डिसाइड किया कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा। रशिया का जो यूक्रेन के ऊपर हमला है, आई थिंक इन अ वे उसने एक रेड लाइन तो क्रॉस की है, बट उस सब ने नेटो को एक बड़ी टफ किस्म की सिचुएशन में डाल दिया है, क्योंकि बेस भी इस तनाज़े की ये बनी थी कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता था। अब ज़ेलेंस्की की तरफ मुख्तलिफ पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर उसका ये भी रहा है कि यूरोपियंस को खुल के उनकी सपोर्ट में आना चाहिए और जो रूसी जारियत है उसका मुकाबले में एक साथ हो जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है, अगर नेटो नो फ्लाई जोन करती है जैसे कि बात की जा रही है, इसका मतलब है आप स्ट्रेट वे आप एक जो है तो न्यूक्लियर पावर के साथ फुल फ्लैज वॉर में जाने का ख़तरा है। अब नेटो की ये सिचुएशन इस तरह भी ट्रिकी है, एक तरह से तो वो किसी भी तरह रीजन के ऊपर, मतलब ग्लोबली भी एक वॉर अफोर्ड नहीं की जा सकती न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान। दूसरी उनके लिए अगर ये है कि अगर वो इसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं लेते जिस तरह की एक एक्सपेक्टेड है, तो क्या सदर जो प्यूटिन है जो एक डिटेक्टर माइंडसेट का बंदा है, क्या वो उसको एक नेटो की यूरोपियन अलायंस की कमज़ोरी नहीं समझेगा? अगर वो उसको कमज़ोरी समझेगा तो वो उसको नेक्स्ट टाइम किस तरह से यूटिलाइज़ करेगा? क्योंकि अगर यूटिलाइज़ करेगा तो फिर बात इसका मतलब है सिर्फ क्रीमिया या यूक्रेन तक ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद बहुत सारी वो अक्सर थ्रेटन करते रहते हैं, बाल्टिक स्टेट्स को, नेशंस को करते रहते हैं। फिर फिनलैंड के साथ उनका एक बहुत बड़ा बॉर्डर है जहाँ पे अभी ऑलरेडी बेस चल रही है कि वो भी नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। स्वीडन है। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि रशिया अफोर्ड कर सकता है वॉर यूरोप के साथ कि नहीं। अगर उसमें आप इस बात सवाल का जो है जवाब अगर आपने तलाश करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिग करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा रशियन इकोनॉमी को, वो ऑपरेट कैसे करती है। देखिए रशियन जो इकोनॉमी है
उसकी अगर आप देखते हैं तो जो उसकी एक्सपोर्ट हैं तो उसकी जो बिगर एक्सपोर्ट हैं वो वहाँ के ऊपर पेट्रोलियम की हैं, वहाँ मुख्तलिफ मिनरल्स की हैं, उसके अलावा गैस है जो यूरोप को वो सारी देते हैं। ये रशिया की जो है तो मेजर एक्सपोर्ट हैं ग्लोबली। और इसमें जो बड़े बड़े उनके बायर हैं, चाइना 15 to 18% में चले उनका एक्सपोर्ट है। उसके बाद तकरीबन बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जर्मनी के अंदर उनकी एक है, डच उनके एक बहुत बड़ा क्लाइंट हैं। तो इसके अलावा नॉर्डिक स्टेट्स हैं जिनके एक्सपोर्ट अपनी वो देते हैं, तो वहाँ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और मिनरल्स वगैरह। अब यही वो जिनके साथ उनकी जंग है, ये उनके सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। जब इंपोर्ट की बात आती है तो वहाँ भी आप एक बहुत बड़ा रिलायंस देखते हैं। रशिया इंपोर्ट करता है, कार्स हो गए, प्लेन्स हो गए, सेल फोन्स हो गए, हाई फाई टेक हो गई, जितने भी इस तरह की गर्ज चीज़ें हैं तो ये सारी की सारी उसकी इंपोर्ट इन कंट्री से ही आती हैं। और इसमें हमने देखा भी है कि कैसे जब रशिया को उन्होंने यूरोपियन ब्लॉक ने ब्लॉक करना चाहा तो वो किस तरह से किया। ऑल ऑफ ए सडन जो है तो वहाँ मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड वगैरह चलना बंद हो गए, उनके बैंकिंग सिस्टम को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया और इस सारी चीज़ ने उनकी इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी किया है। बट द सेम गोज़ द अदर वे अराउंड। अगर जो रशियन इंपोर्ट्स उन्हें बहुत बड़ा नुकसान है तो रशियन जब एक्सपोर्ट के ऊपर जब असर पड़ेगा तो उस ग्लोबली भी एक वो बहुत बड़ी वेव क्रिएट कर सकती हैं। मतलब इन्फ्लेशन ऑलरेडी आप यूरोप के अंदर देख सकते हैं कि हाई है, फ्यूल प्राइसेस, गैस प्राइसेस जब ये ज़्यादा होती रहेंगी, जब ये जंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, एक टाइम तक चले अभी तक गवर्नमेंट्स जो हैं तो चीज़ों को किसी न किसी तरह से चला रही हैं, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम जब ये चीज़ें सारी की सारी सस्टेन नहीं कर सकेंगी, फिर टैक्सेस की मदद से, इन्फ्लेशन की मदद से, महंगाई की मदद से एक आम यूरोपियन जो आम रहने वाले लोगों को भी ये इम्पैक्ट करेंगी। फिर देखना ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें किस डायरेक्शन में जाती हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि बेंज का जो रशिया के ऊपर है सिलसिला वो अभी तक चल रहा है। तो वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ अपनी प्रोडक्शन, इवन अपना प्रोडक्ट सेल करना भी बंद कर दिया है। रशियन जो जहाज़ जो मुख्तलिफ डेस्टिनेशन में 100 मुख्तलिफ रशियन एयरलाइन डेस्टिनेशन पे जाती थी, अब वो तकरीबन सिकुड़ के एक डेस्टिनेशन रह गई है। लेकिन सवाल अब ये है कि इस सब का एंड गेम क्या है? आखिर पुतिन का एंड गेम क्या है? आखिर या उसका एंड गेम यूक्रेन है या यूक्रेन अभी जस्ट स्टार्टिंग है, एंड गेम कहीं और है? ये सवाल का जवाब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो एक मेरी एक जो आरा है इसके ऊपर, व्हाट आई थिंक इज़ फॉर नाउ रशिया ने एक वो कहते हैं ना कि मौत दिखाकर बुखार के लिए राज़ी किया है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ के उसका जो एक माइंडसेट है वो ये होगा कि कीव के ऊपर कब्ज़ा कर दिया जाए और उसके बाद एक वहाँ पे एक ऐसी कठपुतली किस्म की हुकूमत बिठा दी जाए जो उन्हीं के इशारों के ऊपर, जिसकी जो बागडोर है पीछे मॉस्को में रहे। और देखना ये पड़ेगा कि फिर इस सारे उसमें अब ज़ेलेंस्की का क्या फ्यूचर है। अभी तक तो उसे एक बहुत बड़ी यूरोपियन सपोर्ट हासिल है और उसे मतलब एक तगड़ा किया जा रहा है कि वो वहाँ अपने कदम मजबूती से जमाए रखे कीव के अंदर। वो भी देखने में आएगा कि आखिर वो चीज़ें किस तरह जाके बैठती हैं। जो रशियन इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर, आई थिंक वो पूरे यूरोपियन डायनामिक्स इस सेंचुरी के अंदर चेंज करेगा। और फर्स्ट टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वॉर जो है वो एक्चुअली यूरोपियन शोर्स के ऊपर आई है। तो उसके ऊपर अब आप इम्पैक्ट देख भी सकते हैं कि राइट नाउ जर्मनी ये डिसाइड कर रहा है कि तकरीबन 5% ऑफ देयर जीडीपी डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग हो। स्वीडन ने एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑलरेडी मुख्तस कर दी है। फिनलैंड सोच रहा है कि हमें नेटो का हिस्सा होना चाहिए। बाल्टिक कंट्री ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं कि मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका वहाँ पर आके लगाए। और एक ना ऑल ऑफ ए सडन एक डायनामिक्स चेंज हुए हैं और आई थिंक ये कंटिन्यूटी रहेगी इसके अंदर। तमाम मुल्कों ने ये अब चीज़ ये देख ली है कि हमें लाइक कोई अगर यूक्रेन के लिए रेड लाइन क्रॉस हो सकती है तो ये कल किसी भी एक कंट्री के लिए हो सकती है। मुझे लगता है कि एक असले की एक पूरी भाग दौड़ दोबारा से इस रीजन के अंदर ज़्यादा होगी और डिफेंस के ऊपर, स्पेंडिंग के ऊपर कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ी एक हमें ये चीज़ नज़र आएगी देखने में भी। आई रियली होप आखिर में कि जो वॉर है वो ना किसी एक मसले का हल है। आखिर ये चीज़ें एक टेबल के ऊपर बैठ के हल भी होनी चाहिए और इन अ वे रशिया को कोई फेस सेविंग मिले और वो यूक्रेन से अपनी फ़ौजें भी निकालें, ताकि यूक्रेन में एक जो लेने वाले लोग हैं जो बिल्कुल बेचारे इस वक्त बेघर हो गए हैं, अभी इधर स्वीडन में भी आ रहे हैं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आ रहे हैं, उन्हें दोबारा से अपनी फैमिलीज़, अपने घर वालों के साथ अपने मुल्क के अंदर सेटल होने का मौका मिल सके। आई होप यू आर द पॉइंट हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।